नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का भाग 2 संसाधन एवं विकास यानी भूगोल की पुस्तक। इसमें हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा था दूसरा, उसमें हमारे क्वेश्चन ये थे, कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। ऑप्शन थे समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ। यानी समय प्रभावित करता है मृदा निर्माण को और जैव पदार्थ भी मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा का गठन, ये आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन था, वह विधि जो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्षक मेखला, और दूसरा ऑप्शन मल्चिंग, और तीसरा है वेदिका कृषि। यानी ये जो ढलान वगैरह होते हैं, पहाड़ी ढलान, उनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए रक्षक मेखला तो क्या है, पेड़ों की कतारें लगाई जाती है। मल्चिंग क्या है कि पुआल वगैरह जो धान वगैरह का जो बच जाता है पुआल, उसको बिछा करके खेती की जाती है, मृदा की नमी को रोकने के लिए होता है। लेकिन जो वेदिका कृषि है, ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए अच्छी विधि है। इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदिका कृषि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं पाठ 3 की, खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें हम प्रमुख रूप से खनिजों के बारे में जानेंगे, खनिजों के प्रकारों के बारे में और शक्ति संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। यानी निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए, वो खनिज कहलाएगा। पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज हैं, जिनमें से लगभग 2800 यानी 2800 से भी अधिक खनिजों की हमने खोज कर ली है। अब है खनिजों के प्रकार। देखिए, खनिजों के प्रकार कितने होते हैं। सामान्य रूप से खनिजों के दो प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक। धात्विक खनिजों में को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। धात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो लौह खनिज और दूसरा अलोह खनिज। लोहा खनिज में सामान्यतः लोहे के जैसे समान गुण वाले खनिज होते हैं। इनमें लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट इत्यादि शामिल होते हैं। और अलोह अर्थात जिसमें लोहे का अंश नहीं हो, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, ये हो गए धात्विक खनिज। दूसरे प्रकार के अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज अर्थात जिसमें धातु नहीं हो, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, पेट्रोलियम, विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थर जैसे संगमरमर वगैरह है, कोटा स्टोन है। ठीक है, ये अधात्विक खनिजों में आते हैं, इनमें धातु का कोई अंश नहीं होता है। खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालना ही खनन कहलाता है। अब है खनिज के जो खनन है उसके प्रकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। विवृत खनन किसे कहते हैं? खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। पृष्ठीय स्तर का मतलब है पृथ्वी की ऊपरी परत को हटा करके जो खनिज हम निकालते हैं जिस तरीके से, उसको बोलते हैं विवृत खनन विधि। अगली है कूप की विधि। देखिए, कूप की विधि में क्या होता है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक, निक्षेपों यानी जो खनिज धरोहर है वो खनिज तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं। कूपक यानी कुएं बनाए जाते हैं, इसे ही कूप की खनन कहते हैं। यानी विवृत तो क्या है, ऊपरी परत को हटाकर ही खनिज निकाल लिए जाते हैं, और कूप की यानी गहरे कुएं खोदे जाते हैं, है ना, कुओं के माध्यम से। अगली विधि है वेधन विधि। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरी खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, डीजल, पेट्रोल, ये क्या है,
एक प्रकार से काले गाढ़े द्रव के रूप में हमें मिल जाते हैं। उसको बाहर निकाल करके परिशोधनशालाओं में उनको परिष्कृत किया जाता है। उसमें डीजल अलग, पेट्रोल अलग किया जाता है, मिट्टी का तेल अलग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उनको अलग करके परिष्कृत करके हम प्रयोग में लेते हैं। और इनको जो निकालने की विधि है वो है प्रवेधन विधि। ठीक है, यानी गहरे कुएं खोदे जाते हैं, पाइपों के माध्यम से उसको निकाला जाता है। जैसे हम ट्यूबवेल के माध्यम से पानी निकालते हैं, लेकिन वो तो कुछ सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर ही पानी मिल जाता है, लेकिन ये तो काफी गहरे खोदना पड़ता है इनको, उस पानी के स्तर से भी नीचे, जो जमीन का पानी उससे भी नीचे। खनन किसे कहते हैं? सतह के निकट स्थित खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। अब है विश्व में जो प्रमुख महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में कौन से महाद्वीप में कौन सा खनिज पदार्थ निकलता है उसके बारे में हम मोटी जानकारी ले लेते हैं। एशिया महाद्वीप में देखिए, भारत और चीन में है लौह अयस्क के भंडार हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत और चीन में लोहे के अधिक भंडार हैं। और चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में टीन के भंडार हैं। ठीक है, और चीन में सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन भी उत्पादित किया जाता है, खनन किया जाता है वहाँ। यानी जो चीन है वो खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में है लौह अयस्क के भंडार है। और पूर्वी यूरोप में तांबा, सीसा, दस्ता, मैंगनीज और निकेल प्राप्त किया जाता है। ये यूरोप के प्रमुख खनिज हैं। अब है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, ये एक झील का नाम है। 5 बड़ी झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में, जिनमें एक झील है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड में लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा निकाला जाता है। दूसरा स्थान है अपलेशियन पर्वतमाला के प्रदेश में कोयला निकाला जाता है। और पश्चिम में कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता और सोना चांदी निकाले जाते हैं। ये तो उत्तरी अमेरिका की बात हुई। दक्षिण अमेरिका में देखिए, ब्राजील में लौह अयस्क, चिली, पेरू में तांबा, चिली और पेरू में तांबा निकाला जाता है। ब्राजील और बोलिविया में टीन के भंडार हैं। और खनिज तेल जो है वो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में निकाला जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात है। चिली और पेरू ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ज़्यादा याद रखना, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका में तांबा प्रमुख रूप से निकाला जाता है चिली में, और सेकंड है पेरू। अगला महाद्वीप है अफ्रीका। आप जानते हैं कि अफ्रीका जो महाद्वीप है ये जानवरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के अभयारण्य है यहाँ। विश्व के बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं इस महाद्वीप में। हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। और जिम्बाब्वे में, जायरे में सोना, दक्षिण अफ्रीका में तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट इत्यादि निकाले जाते हैं। और जो तेल है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में निकाला जाता है। ये तेल उत्पादक ये देश है, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट सर्वाधिक निकाला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निकाले जाते हैं। कालगुरली और कुलगार्डी सोने की ये खाने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया है ये प्रश्न। कालगुरली और कुलगार्डी ये खदानें किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, भारत में कर्नाटक में कोलार की जो खाना है वो भी सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।
भारत की बात करें तो कोलार में सोना निकाला जाता है, कर्नाटक में। और ये कालगुडली और कुलगाड़ी क्या है, ये सोने की खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में। अंटार्कटिका में लोहा, सोना और चांदी निकाले जाते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, निर्जन द्वीप है, महाद्वीप है, और यहाँ बर्फ वगैरह है, लेकिन बर्फ के नीचे जो धरातल है, उस सतह के नीचे लोहा, सोना और चांदी और तेल के बहुत पर्याप्त भंडार हैं, जिनसे कई देशों ने इस महाद्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की है और इस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि इसके अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार जता सकें। अब है खनिजों का वितरण। ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया है। स्विट्जरलैंड में, ये कोई महत्वपूर्ण नोट है, ये जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, यानी स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ कोई खनिज नहीं पाया जाता है। फिर भी इस देश की ये विश्व के विकसित देशों में से आता है, क्योंकि यहाँ क्या है, पर्यटन काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में है, लोग पूरी दुनिया के लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा आपने स्विस बैंक का भी नाम सुना होगा, वो भी इसी देश का है, स्विस बैंक। आप जानते हैं लोग अपने 2 नंबर का पैसा इन बैंकों में रखते हैं। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, यानी विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पुरानी है ये शैलें, है ना। और पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष के बाद ही ये बन गई थी। तो पृथ्वी की उम्र क्या है, 430 करोड़ है, वर्ष है। ठीक है, और ये चट्टानें कितनी वर्ष पुरानी है, लगभग 430 करोड़ वर्ष पुरानी है। खनिजों का उपयोग, देखिए खनिजों का उपयोग किस किस में करते हैं, हम जानते हैं कि खनिजों का उपयोग तांबे के सिक्के, तांबे के हम कई प्रकार से उसको काम में लेते हैं। तांबे के सिक्के भी बनाए जाते हैं, पाइप बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में प्रयुक्त सिलिकॉन जो है, इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है कंप्यूटर में। क्वार्टजाइट से प्राप्त होता है सिलिकॉन। ठीक है, एल्यूमिनियम व उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। ठीक है, इससे एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। एल्यूमिनियम विश्व में अधिक पाई जाने वाली धातुओं में से एक है। ये थोड़ी सॉफ्ट रहती है, हल्की मुलायम होने से इसके दरवाजे, खिड़कियां वगैरह में काफ़ी प्रयोग करते हैं इसको। इसके बर्तन भी काफ़ी प्रयोग लिए जाते हैं। अब है ईंधन। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के भी स्रोत हैं। जैसे जो आप पेट्रोल वगैरह जो यूज लेते हैं, ये पृथ्वी के अंदर खोद के निकाला जाता है। ये पृथ्वी में कैसे बना था, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे इत्यादि जो दब गए थे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो ताप है बहुत अधिक होता है, और उस अधिक तापमान और पृथ्वी के दबाव से वो किसमें, लिक्विड में परिवर्तित हो गए, जिसको हम जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। और प्राकृतिक गैस भी इन्हीं में से ही प्राप्त किया जाता है। अब है पेट्रोलियम। जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जो है वो पेट्रा शब्द और ओलियम से मिलकर बना है। पेट्रा का मतलब होता है सैल, सैल यानी चट्टान या पत्थर, और ओलियम यानी तेल, यानी पत्थर का तेल, पत्थर में से जो तेल हम प्राप्त करते हैं उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। आप जानते हैं कि भारत में भी पेट्रोल काफ़ी निकाला जाता है। जो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई क्षेत्र है, गुजरात में निकाला जाता है। और इसके अलावा अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान में भी काफ़ी खोज की गई है, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों से काफ़ी अधिक तेल निकाला जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से, देखिए, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल के लाभ क्या क्या है, खनिज तेल के लाभ है, आसानी से परिवहनीय है, टैंकर इत्यादि के माध्यम से। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है ये। और इसकी हानि क्या क्या है,
इसकी हानि है तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, यानी ये इसका यदि रिसाव होता है तो उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा निर्मुक्त प्रदूषक के कारण, यानी आप खनिज तेल वगैरह साधनों में या कोई इंजन वगैरह चलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे क्या है प्रदूषण बढ़ता है, और उस वही एक बड़ा कारण होता है अम्ल वर्षा का भी। ठीक है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, ये इसकी हानि है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस देखिए उसके लाभ क्या क्या हैं। आसानी से परिवहनीय है पाइपलाइन के माध्यम से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। ठीक है, यानी तेल और कोयला क्या है अधिक प्रदूषण करते हैं। तेल से सस्ता पड़ता है प्राकृतिक गैस। अब ईंधन की बात करें, ईंधन में देखिए इसके लाभ क्या क्या है। एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी हानि क्या क्या है, संग्रहण के लिए अधिक समय उसका उपयोग खर्च करना पड़ता है, हमें इसको इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगता है। दूसरा हानि यह है कि इससे धुआं बहुत निकलता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिससे हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और निर्वनीकरण, निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टाइजेशन, यानी वनों का नाश होना, क्योंकि आप लकड़ी वगैरह काटेंगे तो इससे वनों का नाश होगा। कोयला देखिए, कोयले के क्या क्या लाभ हैं। कोयला क्या है विस्तृत रूप से उपलब्ध है। ठीक है, बहुत आसानी से पृथ्वी के अंदर से निकाल लिया जाता है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, ये जो तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा को बनाने के लिए कोयला का उपयोग किया जाता है। इसकी हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत है, बहुत अधिक धुआं निकलता है और परिवहन के लिए बहुत भारी है। ठीक है, कोयला भारी होता है, इसके लिए आपको बड़े कंटेनर चाहिए ट्रेन वगैरह के माध्यम से बहुत दूरी तक पहुंचाने के लिए, तो परिवहन बहुत महंगा पड़ता है। देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में एक और है जल विद्युत। इसके लाभ क्या क्या है, प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता जल विद्युत से। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा मिलता है, जो नदियों को रोक करके जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है कि पानी तेजी से एक बड़े नाले के माध्यम से बहाया जाता है, जिससे कोई मशीन टरबाइन वगैरह लगा रहता है, वो तेजी से घूमता है, विद्युत उत्पादन करता है। तो ये जो बांध बनता है, इस बांध का एक फायदा ये भी है, आपने टरबाइन के माध्यम से बिजली प्राप्त करी, मशीनों के माध्यम से बिजली बनाई, तेजी से पानी आया, टरबाइन घूमा, जो पानी निकल के जाता है, इससे आप इसको पेयजल के रूप में भी काम में ले सकते हैं, सिंचाई के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बांध बने रहते हैं इनमें आप मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये है बहुत सस्ता रहता है, आपको पानी के लिए कहीं अथक प्रयास नहीं करने, केवल बांध बनाना है, नदियों को रोकना है। इसकी हानि क्या क्या है, इसकी हानियां हैं स्थानीय समुदाय का विस्थापन, क्योंकि जब बांध बनता है तो काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उसका पानी फैलता है और उस क्षेत्र में आने वाले लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है और कृषि योग्य भूमि भी जलमग्न हो जाती है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, यानी निम्न जो नीचे वाले इलाके होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और स्थापित करने में बहुत खर्चा आता है, क्योंकि बहुत सारे गांवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा करके बसाना आसान काम नहीं होता, सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है। अब है, वो तो हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़े थे, अब है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। गैर परंपरागत का मतलब है कि इनका इजाद हमने जो अभी कुछ वर्षों में ही किया है, इससे कोई हानि नहीं है, आप इनको कितना ही प्रयोग करें, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है, परंपरागत खत्म होने वाले हैं और गैर परंपरागत नहीं खत्म होने वाले हैं। पवन ऊर्जा देखिए, पवन ऊर्जा का लाभ देखिए, प्रदूषण मुक्त होती है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो पवन चक्कियाँ जो बड़े बड़े पंखे लगाते हैं, ठीक है, वो एक बार लग गए तो कई सालों तक वो बिजली उत्पादित करते हैं। सुरक्षित और साफ है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है, और जगह भी कम रोकते हैं। और इसकी हानि क्या है, सॉरी, ध्वनि प्रदूषण होता है, जो पंखे वो घूमते हैं, वो तेजी से घूमते हैं तो उससे आवाज़ आती है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है, क्योंकि बड़े बड़े पंखे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काफ़ी ट्रक वगैरह लगाने पड़ते हैं। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आता है,
क्योंकि वो जब पंखे घूमते हैं तो उनकी तरंगों को वो रोकते हैं, और पक्षियों के लिए ये हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनके पंखों के बीच में यदि कोई उड़ता हुआ पक्षी आ जाए, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई तक होते हैं, और उस ऊंचाई तक जब पक्षी उड़ते हैं तो वो इनके पंखों के बीच में आने से उनकी मृत्यु हो सकती है। सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसके लाभ असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। सूरज की रोशनी है वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता वो समाप्त हो जाए। प्रदूषण मुक्त होती है। अच्छा, इसकी हानि क्या है? खर्चीली है, और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बाद होती है। देखिए, सौर ऊर्जा जो है वर्तमान में लोग इसका काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, और ये क्या है, सोलर प्लेटें बनती है, उसके माध्यम से सूर्य की रोशनी जब उस पर गिरती है तो बिजली उत्पादित होती है। और सस्ती तो खैर क्या है, इसमें काफ़ी खर्चा आता है एक बार लगाने पर, लेकिन ये है कि ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा एक एक हानि और है कि ये जो सौर प्लेटें हैं ना, ये आपको लगाने के लिए जगह बहुत चाहिए, बहुत अधिक जगह चाहिए, जो कि आपको क्या तो वन काटने पड़ेंगे या कृषि योग्य भूमि में लगाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ खेती नहीं कर सकते। इसके लिए आपको निर्जन जो रेगिस्तान जैसी जगह चाहिए। अभी गुजरात में भी एक नदी से एक नहर निकाली गई है, उस नहर के ऊपर इन्होंने ये सोलर प्लेटें फिक्स किए हैं जगह बचाने के लिए। अब है ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है उसकी बात हो रही है यहाँ ज्वारीय ऊर्जा की। प्रदूषण मुक्त होती है, असमाप्य है, क्योंकि समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। और इसकी हानि क्या है? वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन, यानी इससे बिजली वगैरह जो भी हम उत्पादित करते हैं बहुत कठिन कार्य है, आसान कार्य नहीं है। परमाणु ऊर्जा, देखिए परमाणु ऊर्जा क्या होती है? परमाणु ऊर्जा है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है परमाणु से। रेडियो एक्टिव व्यर्थ, उसकी हानि देखिए, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला बहुत ज़्यादा है। और कई बार क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रों से यदि रिसाव हो जाता है परमाणु का, तो उससे लोगों की जान और माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। बायोगैस, बायोगैस के लाभ देखिए, कम लागत होती है, उपयोग में आसान होता है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी जो गाय भैंस के गोबर वगैरह होते हैं उसके माध्यम से हम बायोगैस उत्पादित करते हैं। और हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण, क्योंकि इससे जो गैस उत्पादित होती है, ठीक है, उससे मीथेन प्रोपेन वगैरह जो गैस बनती है, उससे क्या है, जो हरित गृह प्रभाव है यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी आप जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र है उसमें इतना अधिक तापमान है कि वहाँ जो धातु और पत्थर वगैरह हैं वो भी द्रव अवस्था में इतने अधिक तापमान के कारण गल चुके होते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा के देखिए लाभ, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होती है। और हानि क्या है? शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन इनका खर्चा होता है, यानी पृथ्वी के तापमान का उपयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब है कोयला। अब हम खनिजों की बात कर रहे हैं। कोयला जो है लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना था कोयला, इसलिए यह अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है। इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? चीन में, अमेरिका में, जर्मनी में, रूस में, दक्षिण अफ्रीका में और फ्रांस में अत्यधिक उत्पादित होता है। और भारत में कहाँ होता है? रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रानीगंज जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। झरिया, धनबाद, बोकारो, ये कहाँ है? ये झारखंड में है, ये भी कोयला उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र है। पेट्रोलियम देखिए, उपनाम क्या है इसका? काला सोना है, इसको हम काला सोना बोलते हैं। उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया प्रमुख उत्पादक देश हैं। और भारत में कहाँ उत्पादित होता है? ये डिगबोई, डिगबोई कहाँ है? आसाम में है। बॉम्बे हाई, बॉम्बे में। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी ये उत्पादित होता है, इन नदियों के डेल्टा में। और इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो ये बाड़मेर में उत्पादित अधिक होता है। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक होता है रूस में, नॉर्वे में, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में और नीदरलैंड में।
और भारत में कहाँ होता है? जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में, त्रिपुरा में और मुंबई में उत्पादित होती है प्राकृतिक गैस। सीएनजी, देखिए जो ये ईंधन है, ये गैस जो है सीएनजी, ठीक है, इससे हम भारत में अब बहुत सारी बसें जो है वो सीएनजी से ही चलने लग गई पेट्रोल की बजाय, क्योंकि पेट्रोल क्या प्रदूषण ज़्यादा करता है और सीएनजी जो गैस होती है वो बहुत कम प्रदूषण करती है। ऑटो वगैरह भी इससे चलने लग गए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी यानी कंप्रेस्ड, एन यानी नेचुरल, जी यानी गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जल विद्युत, कुल ऊर्जा का 1/4 विद्युत ऊर्जा जल से ही बनती है। उत्पादक प्रमुख राष्ट्र कौन कौन से हैं? पैराग्वे है, नॉर्वे, ब्राजील, चीन और भारत। भारत में कहाँ कहाँ है जल ऊर्जा? भाखड़ा नांगल में बांध बना हुआ है, गांधी सागर चंबल पर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में, नागार्जुन सागर बांध और दामोदर घाटी परियोजना, यहाँ से प्रमुख रूप से बिजली उत्पादन होता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में हम और थोड़ा अधिक जानकारी ले लेते हैं। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्सर्जन होता है। राजस्थान झारखंड में यूरेनियम के काफ़ी अधिक भंडार है। थोरियम के भंडार कहाँ है? केरल में। परमाणु ऊर्जा केंद्र, प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कैगा है कर्नाटक में। ये परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में आप अधिक कंठस्थ कर लें, क्योंकि सामान्यतः इनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र मणिकरण में, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र है ना। पूगा घाटी जो लद्दाख में, ये हमें गर्म पानी के स्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी जो पृथ्वी से जो पानी निकलता है वो इतना अधिक गर्म होता है, आप चाहे तो उससे चावल वगैरह भी पका सकते हैं, इतना गर्म होता है। इसी से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ बना था? वो फ्रांस में बना था। ठीक है। बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। सामान्य विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती है? मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बायोगैस में। आज आपके पाठ में इतना ही है। अब हम इस वीडियो से संबंधित 2 क्वेश्चनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, काल गुरली और कुलगाड़ी की खाने किस धातु की खाने हैं? काल गुरली और कुलगाड़ी जो है किस धातु की खाने हैं? ऑप्शन में है आपके, पहला तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा है सोना। आपको इन तीनों धातुओं में से बताना है कि ये इन खानों से कौन सा धातु निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, नरोरा व कैगा, नरोरा व कैगा किस प्रकार की ऊर्जा के केंद्र है? अर्थात नरोरा और कैगा नामक स्थान पर जो है ऊर्जा वो किससे बनाई जाती है? किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है? जल ऊर्जा का है या परमाणु ऊर्जा का है या तापीय ऊर्जा का है? इसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। धन्यवाद।